हाँ तो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसा कि आपको 14 क्वेश्चन मैंने भेजे थे आज के दिन, तो उसमें आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 14 तक कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से 14 तक, जिसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एमिनो एसिड क्या होते हैं, अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन। पीडीएफ में जाइए और देखिए उसमें एमिनो एसिड क्या होते हैं, अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन एमिनो एसिड को उदाहरण देने हैं, इस प्रकार ज्यूटर आयन और समविभव बिंदु को समझाना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारा जो है पीडीएफ में वो कह रहा है कि एमिनो एसिड क्या होते हैं। एमिनो एसिड तो तुम्हें बोलना क्या है, तो बेटा तुम्हें बोलना क्या है, एमिनो एसिड क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल हमारे होते क्या है, जब किसी एक ही कार्बन से अम्ल भी जुड़ा हो, अम्ल का मतलब COOH, और उसी कार्बन से NH2 समूह भी जुड़ा हो, तुम्हारा NH2 समूह मीन्स एमीन समूह जुड़ा हो, और कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 4 बॉन्ड मिलने चाहिए, एक एल्किल समूह जुड़ा हो या ना भी जुड़ा हो, और एक हाइड्रोजन जुड़ा हो। इस कार्बन को हम लोग क्रेल कार्बन कहते हैं। तो ये वाला जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं एसिड ग्रुप। इस वाले ग्रुप को बोलते हैं हम लोग NH2 ग्रुप मीन्स एमीन ग्रुप है तुम्हारा। और COOH के बगल वाला कार्बन तुम्हारा अल्फा कार्बन होता है। तो इस एसिड को हम लोग बोलते हैं अल्फा, ये एमीन बन जाता है एमिनो, इसको बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड। तो अल्फा एमिनो एसिड क्या होते हैं, जब किसी एक ही कार्बन से, डेफिनेशन याद कर लो भाई, जब किसी एक ही कार्बन से COOH और NH2 समूह लगे होते हैं तो ऐसे ग्रुप को ही हम लोग बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड। अब बात आती है अल्फा एमिनो एसिड जो हैं, उदासीन अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है, उदासीन अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है, अम्लीय अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है, और क्षारीय अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है। मतलब एमिनो एसिड क्या होते हैं, एमिनो एसिड जब किसी एक कार्बन से NH2 और COOH ग्रुप लगा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एमिनो एसिड। और अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है, जब अल्फा कार्बन पे NH2 लगा हो तो उसको हम लोग अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं। अब अगर तुमसे पूछा जाए उदासीन एमिनो एसिड क्या होते हैं, अम्लीय एमिनो एसिड क्या होते हैं, या क्षारीय एमिनो एसिड क्या होते हैं, तो उदासीन एमिनो एसिड में NH2 समूह और COOH समूह, इन दोनों समूह की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जबकि अम्लीय एमिनो एसिड में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। अम्ल का काम तुम्हारा COOH करता है और क्षार का काम तुम्हारा NH2 बेटा करता है, क्योंकि लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पे। तो अम्लीय एमिनो एसिड में NH2 समूह की संख्या और COOH की संख्या में फर्क समझ में आता है। यहाँ पर अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, COOH ग्रुप की मात्रा ज़्यादा होती है। क्षारीय एमिनो एसिड में इसके अपोजिट होगा कि NH2 समूह की जो मात्रा है यहाँ पर ये ज़्यादा होगी, और COOH की जो मात्रा है या COOH जो समूह है वो कांस्टेंट रहेगा। तो उदासीन एमिनो एसिड में NH2 समूह COOH समूह की संख्या आपस में बराबर होगी। सर इसका एग्जांपल दीजिए, तो इसका एग्जांपल तुम्हारा हो गया है, जैसे यही वाला कंपोनेंट लेते हैं, जैसे हमने ले लिया NH2 और ये तुम्हारा ले लिया C, यहाँ पे R है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा COOH। ये वाला हमारा हो गया पहला उदासीन अल्फा एमिनो एसिड। अगर तुमसे पूछा जाए बताओ भाई अम्लीय अल्फा एमिनो एसिड क्या है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, चाहो तो R को हटा दो, चाहो तो H को हटा दो, किसी को भी हटा के एक COOH लगा देना। ये तुम्हारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया, तुम्हें यहाँ समझ में भी आ रहा होगा, COOH ज़्यादा होगा तो ये तुम्हारा अम्लीय एमिनो एसिड हो जाएगा। क्षारीय की अगर बात करें तो क्षारीय की बात करने के लिए जहाँ पे तुमने COOH लगाया है वहाँ पे तुम NH2 लगा दो, तो ये वाला तुम्हारा तीसरा हो जाएगा, इसको क्षारीय एमिनो एसिड कहते हैं। तो तुम्हारे एमिनो एसिड बेटा क्या होते हैं, जब किसी एक ही कार्बन से COOH और NH2 समूह लगे होते हैं तो उसको हम लोग एमिनो एसिड कहते हैं। एमिनो एसिड उदासीन एमिनो एसिड ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जिसमें NH2 और COOH की संख्या आपस में बराबर होती है। अम्लीय एमिनो एसिड में COOH समूह की संख्या ज़्यादा होती है और क्षारीय एमिनो एसिड में NH2 समूह की संख्या ज़्यादा होती है। चलो भाई अगला टर्म में पहुँचते हैं। इसके बाद हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 11 में ही कि एमिनो एसिड अम्लीय, क्षारीय, उदासीन पढ़ लिए। इसके बाद पूछा गया था कि भाई अम्लीय एमिनो एसिड में ज्यूटर आयन क्या होता है और समविभव बिंदु क्या होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज्यूटर आयन क्या होता है। ज्यूटर आयन तो हमारा एमिनो एसिड होता है NH2
यहाँ पे लगा दिया, ऐसे जोड़ा करो। कार्बन की संयोजकता होती है 4, एक तरफ COOH, एक तरफ तुम्हारा हो जाएगा NH2, अगला है तुम्हारा R, अगला है तुम्हारा H। ये कंपोनेंट है तुम्हारा एमिनो एसिड। इसमें करना क्या है हमें कि इसमें हम एक काम करते हैं, अगर इसको ज्यूटर आयन बनाना है तो ज्यूटर आयन बनाने के लिए हम जानते हैं ये अम्ल है और ये कंपोनेंट तुम्हारा क्षार है। अम्ल क्या करते हैं, H+ आयन का त्याग करते हैं और क्षार क्या करते हैं, H+ आयन को ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि इनके पास होता है लोन पेयर। तो अगर इसका ज्यूटर आयन बनाना है तो ज्यूटर आयन बनने पे क्या होता है कि साम्यावस्था पे ये H+ COO से निकलता है, यहाँ पे H के ऊपर प्लस तो COO पे ये माइनस छोड़ के जाएगा, ये H+ यहाँ से निकलता है ये वाला, और ये निकल के सीधे NH2 को कन्वर्ट कर देता है NH3 में, और ये बन जाता है तुम्हारा NH3 और हाइड्रोजन प्लस का चार्ज लेके आता है, नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, कार्बन तुम्हारा C और ये तुम्हारा H, यहाँ पे चल रहा है COO-। इस कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं ज्यूटर आयन। तो सर ज्यूटर आयन क्या होता है, जब अम्ल से क्या निकलता है, जब अम्ल से H+ आयन निकल कर NH2 के पास जाता है, या सिंपल भाषा में बोलोगे COOH से H+ आयन निकल कर COOH समूह से H+ आयन निकल कर NH2 समूह के पास पहुंच जाता है, तो हमें जो आयन प्राप्त होते हैं प्लस और माइनस वाले, इस आयन को हम लोग ज्यूटर आयन कहते हैं। अब बात आती है भाई समविभव बिंदु क्या होता है, समविभव बिंदु। तो भाई सुनो, समविभव बिंदु ऐसा बिंदु होता है जब ज्यूटर आयन को वैद्युत क्षेत्र से हम लोग ले जाते हैं, तो जिस बिंदु पर इसका pH मान 7 हो जाता है उस बिंदु को ही हम लोग बोलते हैं समविभव बिंदु। जल्दी से याद कर लेना बेटा, लिखवा चुके हैं सब हम। जब ज्यूटर आयन को, यही वाला आयन है, ज्यूटर आयन को वैद्युत क्षेत्र से ले जाते हैं तो जिस बिंदु पर इसका pH मान 7 हो जाता है उस बिंदु को हम लोग समविभव बिंदु कहते हैं। जल्दी से याद कर लेना बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारा कंप्लीट हो गया। एमिनो एसिड के कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एमिनो एसिड में कुछ एमिनो एसिड के एग्जाम्पल हम तुम्हें बता दे रहे हैं। अल्फा एमिनो एसिड के, अल्फा एमिनो एसिड के बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बताया था, वो याद कर लो बेटा। इसको ऐसे याद करना, गावली एस्टी, गावली एस्टी ऐसे याद करना। जी से हो जाएगा तुम्हारा ग्लाइसिन, ए से हो जाएगा एलानिन, एलानिन, वी से हो जाएगा वैलिन, एल से हो जाएगा ल्यूसीन, आई से हो जाएगा आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। एसटी चाहो तो ना याद करो, गावली याद कर लो बस, गावली 5 याद कर लो, 1 2 3 4 और 5। तो अल्फा एमिनो एसिड तुम्हारे टोटल कितने होते हैं, 5। इनमें से ग्लाइसिन ऐसा एमिनो एसिड होता है, ग्लाइसिन ऐसा एमिनो एसिड होता है, अगर हम बनाए इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर ड्रा करें NH2CrHCOOH, तो बस यहाँ पे R को हम लोगों ने चेंज किया था, बस R की जगह यहाँ पे H लगा देते हैं। ये ग्लाइसिन ऐसा कंपोनेंट होता है जिसके पास किरेल कार्बन नहीं होता। तो ये बात ध्यान रखना, ऐसा कौन सा एमिनो एसिड है जिसके पास किरेल कार्बन नहीं होता, वो कौन होता है, ग्लाइसिन, जिसका सामान्य सूत्र बेटा तुम्हें दिख रहा है, जिसको हम लोग जनरली बोल देते हैं NH2CH2COOH। ये तुम्हारा ग्लाइसिन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 है तुम्हारा, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के कार्य बताओ। प्रोटीन के बारे में सब कुछ जानते हैं भाई, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन। चलो भाई, प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन शब्द की जो उत्पत्ति है, प्रोटीन शब्द जो निकला है वो सबसे पहले प्रोटियस से निकला है। प्रोटियस जिसका मतलब होता है प्राथमिक, मतलब जीवन के लिए ये सबसे पहले आवश्यक चीज होती है। जीवन के लिए पहली इकाई तुम्हारी प्रोटीन होती है, और प्रोटीन में 100 अल्फा एमिनो एसिड होते हैं। 100 अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर तुम्हारा प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटियस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब प्रोटीन की अगर हम बात करें तो इसका कार्य क्या है, प्रोटीन का जो कार्य है ये क्या करता है बेटा, ये एंजाइम का निर्माण करता है।
एंजाइम का निर्माण करता है, सब हमारी बॉडी में करता है। किसी भी इंसान के शरीर में, कोई भी इंसान है बेटा, उसके शरीर में जो एंजाइम का निर्माण करता है वो है तुम्हारा प्रोटीन। इंसान के शरीर में टूट फूट की जो मरम्मत करता है, चोट वगैरह लग जाए तो टूट फूट की मरम्मत भी तुम्हारी प्रोटीन करती है बेटा। और प्रोटीन का जो कार्य है तुम्हारा टूट फूट की मरम्मत करती है। जीवित प्राणियों में तुम्हारा ये प्रोटीन होता है, ये तुम्हारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत होता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन शब्द से प्रोटीन की उत्पत्ति हुई है। 100 अल्फा अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। वास्तव में जो प्रोटीन होता है ये अल्फा अमीनो एसिड बहुत सारे इसके अंदर होते हैं, 100 होते हैं, तो अल्फा अमीनो एसिड का बहुलक होता है। और प्रोटीन का जो है इसका अणुभार बहुत ज़्यादा होता है। ये उच्च अणुभार वाले, इसको उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो प्रोटीन की बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। प्रोटीन की जो डिफिनेशन आपको लिखना हो वो आप लिख देना जाके पेपर में। प्रोटीन की 3 डिफिनेशन तुम्हारे सामने है, मोस्टली ये वाले डिफिनेशन और ये वाले डिफिनेशन जो लिखेगा। प्रोटीन की उत्पत्ति प्रोटीन शब्द से हुई है। इसका मतलब होता है जीवन के लिए प्राथमिक, जो सबसे पहले चाहिए जीने के लिए बेटा। 100 अल्फा अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अल्फा अमीनो एसिड का बहुलक ही तुम्हारा प्रोटीन कहलाता है, जो कि उच्च अणुभार वाला कार्बनिक यौगिक है। ये मानव शरीर में एंजाइम का निर्माण करता है, टूट फूट की मरम्मत करता है और ऊर्जा हमें प्रदान करता है। आगे बात करते हैं, प्रोटीन हमारा हो गया। अब प्रोटीन का विकृतीकरण कैसे होता है, प्रोटीन की संरचना क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की संरचना हमें बनानी है। तो प्रोटीन को हम लोग 2 प्रकार से जस्टिफाई करते हैं बेटा। प्रोटीन को 2 प्रकार से हम लोग दिखाते हैं। प्रोटीन की अगर संरचना देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें बच्चे बहुत डरते हैं प्रोटीन की संरचना बनाने में। तो चलो देखो आज देखते हैं भाई प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन की बस 3 संरचनाएं हैं। पहली है तुम्हारी प्राथमिक संरचना। टोटल संरचनाएं 4 हैं, सिलेबस में हमारे 3 हैं। प्राथमिक संरचना क्या कहती है? प्राथमिक संरचना में केवल पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। प्राथमिक संरचना में प्रोटीन में केवल पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ये याद कर लो। और प्राथमिक संरचना बनाना हो तो ऐसे गोल गोल सर्किल बना दो बेटा, सॉलिड स्टेट जैसे। और तुम्हें करना क्या है, बिल्कुल वही याद करो, गावली याद कर लो, बस खत्म। ये प्रोटीन की हो गई प्राथमिक संरचना। प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना है, प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना है, इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड तो बनता ही है, पेप्टाइड बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनेगा। तो प्रोटीन की द्वितीय संरचना क्या होती है? प्रोटीन की द्वितीय संरचना ऐसी संरचना है जिसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड भी बनता है और साथ में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है। अब अगर इसकी संरचना तुम्हें बनानी है तो बिल्कुल इसी तरह से सर्किल्स आप ड्रा करते जाओ। बिल्कुल इसी तरह से सर्किल ड्रा करते जाओ, करते हुए चले जाओ बेटा इस तरह से। थोड़ा सा ये प्रोटीन की अगर द्वितीय संरचना बनानी है तो इस तरह से सर्किल ड्रा करते हुए चले जाओ। और तुम्हें करना क्या है, सारे सर्किल्स को आपस में मिला देना है। ये देखो आपस में लाइन से मिला दो जितने भी सर्किल है। ये जो लाइन जा रही है इस लाइन को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। और तुम्हें करना क्या है, यहां पे तुम्हें रखना है GAVLI, वैसे करना है तुम्हें गावली, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। फिर से तुम्हें ये करना है गावली, फिर से वही चीज तुम्हें करना है गावली, गावली, फिर से तुम्हें करना है गावली। आगे एक स्ट्रक्चर और ड्रा कर लेते हैं, ड्रा कंप्लीट कर लो। अब इनके बीच में होता क्या बेटा कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनने लगता है। G हो सकता है A के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा हो, किसी के साथ भी बना दो, या हो सकता है L A के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा हो। हाइड्रोजन बॉन्ड को कटिंग लाइन से दिखाते हैं, तो ये बेटा इसको हम लोग बोल देंगे ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है।
अब जो ये प्रोटीन की द्वितीयक संरचना है, इसके अंदर तुम्हें दिख रहा है पेप्टाइड बॉन्ड भी बना है। किसी भी दो एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है सिंगल बॉन्ड, उसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और एमिनो एसिड के बीच में जो कमजोर बॉन्ड बनता है उसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो ये तुम्हारी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना है। इस संरचना को हम लोग बीटा शीट संरचना भी कहते हैं। ये जो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना देखी है, इस संरचना को हम लोग बीटा शीट संरचना कहते हैं। बीटा शीट संरचना के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। एक दो बार बेटा इसको कॉपी में लगा लेना, जल्दी से याद हो जाएगा। प्रोटीन की एक और संरचना है द्वितीयक में। द्वितीयक में ये पहली संरचना है बीटा शीट संरचना, दूसरी इसकी होती है अल्फा हेलिक्स संरचना, जिसको कुंडलीकार संरचना भी कहते हैं। इसके अंदर भी यही कहानी होती है। बहुत सिंपल है, ये कुंडली जैसे बना दो, बिल्कुल इस तरह से, ऐसे, इस तरह से, ये संरचना। और तुम्हें इसमें यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट दे देने हैं बेटा, इस तरह से। यहाँ पे एमिनो एसिड्स के, ये तुम्हारे गाउली एस्टी है बेटा, ये पॉइंट सारे। अगर हम जनरली बोले तो ये है GAV, ये तुम्हारा L, ये तुम्हारा I, फिर ये G, फिर ये A, फिर ये V, फिर ये L, फिर ये तुम्हारा I, फिर तुम्हारा ये G, फिर ये A, फिर इसी तरह बेटा अगर पॉइंट देते जाओ, अगर नाम नहीं लिख पा रहे हो तो ये पॉइंट्स लगाते जाओ इस तरह से। मतलब तुम्हें गावली हर बार बोलना है। इस संरचना को हम लोग बोलते हैं अल्फा हेलिक्स संरचना, हेलिक्स संरचना, या इसी को हम लोग बोलते हैं कुंडलीकार संरचना। कुंडलीकार संरचना, कुंडली जैसी बेटा ये तुम्हें दिख रही है। तो ये प्रोटीन की हो गई द्वितीय संरचना। इसमें अभी हमें केवल पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहा है, जबकि द्वितीय संरचना में दो लोग होने चाहिए, पेप्टाइड बॉन्ड होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होना चाहिए। तो अब इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हो, अब इनके बीच में तुम इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हो। तो ये प्रोटीन की हो गई द्वितीय संरचना, जिसको अल्फा हेलिक्स संरचना कहते हैं। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में केवल पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, द्वितीय संरचना में पेप्टाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब प्रोटीन की देख लेते हैं तृतीयक संरचना। चलो भाई तृतीयक संरचना देख लेते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन की जो तीसरी संरचना है इसको बोलते हैं तृतीयक संरचना, तो ये सबसे जटिल होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड भी बनेगा, इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनेगा, और साथ में डाइसल्फाइड। डाइसल्फाइड का मतलब है बेटा जब दो सल्फर एक साथ लगे हो, कुछ इस टाइप से, इसको बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बनेगा। तो प्रोटीन की तृतीयक संरचना में तीन तरह की बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और डाइसल्फाइड मतलब दो सल्फर वाले बॉन्ड भी यहाँ पर बनते हैं। इसकी संरचना बहुत जटिल होती है, तो इसको हम लोग बिल्कुल इस तरह से बना देंगे, ऐसे, ये इस तरह से। और इसको और जटिल कर सकते हो तो और जटिल कर दो बेटा, ये इस तरह से, मतलब गोला तुम्हें इस तरह से सर्किल बना देना बादल जैसा। और तुम्हें करना क्या है, कहीं पे पॉइंट्स लगा देना इस तरह से, यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स लगा देना, कहीं पे भी पॉइंट्स लगाते चले जाओ। ये सब के सब तुम्हारे एमिनो एसिड होंगे बेटा, सब के सब तुम्हारे एमिनो एसिड है। इस तरह से पॉइंट्स लगाते हुए चले जाओ, जटिल संरचना को बना दो। तो ये प्रोटीन की हो गई तृतीयक संरचना, इसको बोलते हैं प्रोटीन की तृतीयक संरचना। यहाँ पे कोई इंडिकेशन करने जोर नहीं है कि पेप्टाइड बॉन्ड बनना, हाइड्रोजन बॉन्ड बनना, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनना, क्योंकि तुम ये समझ नहीं पाओगे, बहुत ही जटिल संरचना है, इसको फिर भी थोड़ा सा सरल बना दिया गया है। तो ये हो गया तुम्हारी प्रोटीन की तीनों संरचना। अब एक बात पूछी जाती है कि प्रोटीन की आकृति के अनुसार प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। अगर प्रोटीन की आकृति देखें, प्रोटीन की आकृति देखें तो आकृति के अनुसार जो प्रोटीन होता है ये हमारे पास दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारे पास फाइबर प्रोटीन, फाइबर प्रोटीन जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रेशेदार प्रोटीन, और दूसरा हमारा जो होता है उसको बोलते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब फाइबर प्रोटीन क्या होते हैं और ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होते हैं, एक एक करके इसको हम लोग समझते हैं।
एक एक करके इसको हम लोग समझते हैं। फाइबर प्रोटीन जनरली या अपने बालों को हम लोग फाइबर प्रोटीन के नाम से ही बेटा जानते हैं, इन्हीं को हम लोग फाइबर प्रोटीन कहते हैं। फाइबर प्रोटीन जो हमारे बाल होते हैं इसको हम लोग फाइबर प्रोटीन कहते हैं, और ये रेशेदार होते हैं। इनकी आकृति रेखीय होती है, सीधी होती है, जबकि इनकी आकृति गोलाकार होती है। बेटा ये हमारे बाल में अगर एग्जाम्पल हम इसके लगाएं तो एग्जाम्पल से ज़्यादा तुम्हें क्लियर होगा। कीरोटिन या कीराटिन, मायोसिन और बात करें तो तुम्हारा है कोलोजिन। कीराटिन जो होता है ये हमारे बाल में पाया जाता है बेटा। बाल की ग्रोथ हमारा कीराटिन ही करता है, इसीलिए शैम्पू वगैरह भी हम लोग के आते हैं, कीटोमैक टाइप के शैम्पू आते हैं जो बाल को ग्रोथ ज़्यादा प्रदान करते हैं। तो कीराटिन बाल में हमारे पाया जाता है, हेयर्स में पाया जाता है बेटा। और जो जानते हो बाल हमारे जल में घुलते नहीं हैं, तो ये जल में अघुलनशील होते हैं, जल में नहीं घुलते। अगर ये जल में अघुलनशील होते हैं तो 100% है कि ये जल में घुलनशील होंगे। सर ये जल में घुलनशील होते हैं तो इसके एग्जाम्पल बताइए। इसके एग्जाम्पल देखें तो हमारा ब्लड हो गया, ब्लड के अंदर बेटा पाया जाता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन हो गया इसका एग्जाम्पल। और इसका एग्जाम्पल हम याद कर लेंगे एंजाइम।